हाँ बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या चीज है? वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे? जब दो आवेश परिमाण में बराबर होना चाहिए, मतलब स्केलर वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन नेचर में विपरीत। जैसे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो जितना एक प्लस रहे, जैसे क्यू का मान 5 कूलम है, जैसे आप ऐसे समझ लो, एक प्लस 5 कूलम और एक माइनस 5 कूलम, मतलब जितना एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तो जो परिमाण यहाँ पे धन वही परिमाण यहाँ पे माइनस। तो फिर से वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक सिस्टम होता है, निकाय होता है कैसा, जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर लेकिन नेचर में विपरीत, बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर स्थित, बहुत अल्प दूरी पर स्थित। ये अल्प का ध्यान रखिएगा, बहुत कम दूरी पर स्थित, तो ये निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। अब जैसे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का मान अगर 5 है, यहाँ भी क्यू का मान 5 रहेगा, ये धन 5 कूलम, ये ऋण 5 कूलम, मतलब परिमाण में समान लेकिन नेचर में एक धन और एक ऋण। खास बात यही है कि इनके बीच का जो दूरी रहेगा ये बहुत ही मिनिमम रहेगा, बहुत कम रहेगा, तब ये निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, तो अब जैसे वैद्युत द्विध्रुव पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब आप अच्छे पढ़ा तो उसमें देख, अगर वैद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन में लिखा तब तो वैद्युत द्विध्रुव संबंधी जितने भी फार्मूले आएंगे उसको आप लगाएंगे। अगर लिखा नहीं है, जैसे कहीं ऐसा मिलेगा कि 10 कूलम आवेश और धन 10 कूलम आवेश और ऋण 10 कूलम आवेश एक दूसरे से 3 मिलीमीटर दूर पर स्थित है, तो कंफ्यूजन में लोग क्या करेंगे, उसको भी वैद्युत द्विध्रुव मान लो। नहीं, अब वो 3 मिलीमीटर है ना, वो दूरी होती है। अगर वैद्युत द्विध्रुव लिखा है तब तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ये ध्यान दीजिएगा कि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत मिनिमम है, तभी वैद्युत द्विध्रुव का कोई फार्मूला उस पर लगेगा। अच्छा, तो फिलहाल वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश नेचर में विपरीत, परिमाण में इक्वल समान, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अच्छा, अब जैसे मान लो एक धन क्यू आवेश है, एक ऋण क्यू आवेश है, एक दूसरे से इनके बीच का डिस्टेंस अक्सर एक प्रथा है 2l मानने का। वैसे तो दूरी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 2l ही मानते हैं, कारण कि अभी इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके आधे दूरी की जरूरत पड़ती है, तो इसको सुविधा के लिए 2l मान लेंगे, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? l, इसलिए इसको 2l मान लिया। वैसे कुछ भी माना सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो फाइनली वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान परिमाण के आवेश विपरीत नेचर के जब बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत। अच्छा, अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसको स्मॉल p से शो करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वो स्मॉल p से शो करते हैं। क्या होता है? कोई भी एक आवेश चार्ज, कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो कोई भी एक चार्ज हो गया क्यों, उसका चिन्ह ही नहीं, बस क्यों, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p इक्वल टू हो गया 2ql। ठीक, अच्छा, ये तो वैद्युत द्विध्रुव का। अब आघूर्ण आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। आघूर्ण क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो अब सदिश राशि में परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी होगा। तो अब
इसका परिमाण, देखो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है इसका परिमाण क्या रहेगा, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, ये क्या रहेगा आपका परिमाण रहेगा। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का परिमाण कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर तो परिमाण होगा, और लेकिन खास दिशा क्या होगा, तो इसका परिमाण क्या होगा, कोई एक आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, ये होगा। और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमने आपको मंत्र दिया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसका उल्टा, जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से दूर ऋण की ओर, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र बताया ना, जैसे धन आवेश है ये ऋण आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र धन से दूर ऋण की ओर था, तो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा इसका उल्टा करेंगे, इसमें धन से ऋण की तरफ था, तो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव था। अच्छा, तो दिशा क्या रहेगा, जैसे हम यहां पे शो कर दे रहे हैं, मान लो ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी 2l है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या था, धन से दूर ऋण की ओर, ये ऋण आवेश से धन आवेश की, ऐसे ऋण आवेश से धन की लिख दे रहे हैं, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, ठीक। आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की, ठीक है। तो आघूर्ण की दिशा ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का उल्टा, वैद्युत क्षेत्र धन से दूर ऋण की ओर, वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री आता है, आपका HCl हो गया, जो HCl का होता है वो वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, HCl हो गया, H2O हो गया, CH4 हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको टच करें, इसका कैसे बनता है, यही पर देखिए, देखो जैसे ये हाइड्रोजन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, Cl इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है बारीक कक्षा में। अच्छा, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, तो जब HCl अणु बनेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है, साझा हो जाता है, जो सहसंयोजक बंध बना है। अब जो इस पे वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है इसकी चर्चा करें। अब इसमें केमिस्ट्री में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा होता है H, ठीक है। क्लोरीन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है जो क्लोरीन का एटम होता है, इसका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचता है, मतलब क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षा से एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ध्यान देना, अब इसका इलेक्ट्रॉन जब इसको खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, तो अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो इस पर धन आएगा, क्लोरीन पर आ रहा है तो क्लोरीन पर क्या जाएगा, यहाँ पे घर के इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर नहीं होता है, थोड़ा शिफ्ट होता है। ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन तक थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अब चूंकि क्लोरीन की तरफ बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन पर थोड़ा सा प्लस का नेचर आएगा, जबकि क्लोरीन पर
यहाँ थोड़ा प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस। अब ये जो आवेश जाता है इसको बल्कि आंशिक आवेश कहते हैं, पार्शियल चार्ज बोलते हैं। यहाँ से जो थोड़ा सा विस्थापित होता है चार्ज में इसको क्या बोलते हैं, आंशिक आवेश बोलते हैं। अब तो यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्लस और इसकी तरफ जा रहा है तो ये माइनस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये माइनस। अब तो जितना अब ये तो पूरा मिला के एक अणु है, उसका एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो इस पर प्लस एक परमाणु, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ऐसे ही आपका H2O में भी होता है। अब देखो अब इस केस में अब सोचो कि H और Cl के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, बहुत कम होगा। इसके परमाणु में इसके परमाणु में दूरी बहुत कम होती है, एक बैटरी की दूरी लागू भाई दूरी बहुत कम हो और साथ साथ जितना एक पर उतना उसी पर, तो यहाँ पर Cl पर माइनस था, माइनस कैसे था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन था उसके आधार पर। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से पास थोड़ा सा Cl की तरफ जाएगा तो इसकी नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, जबकि यहाँ से गया तो यहाँ पर प्लस। अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है तो बोले भाई बीच का डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में कम है, तो Cl पे एक माइनस इस पर एक प्लस, बीच का डिस्टेंस कम होता है तो आपका बेहतर ये कम है आपका। इसी प्रकार से तो HCl में एक बैटरी ध्रुव बन रहा है, ऐसे H2O में इसका देखो अब केमिस्ट्री में आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसमें भी वही है, तो एक परमाणु का सजा होता है, तो इसमें तो ये ऑक्सीजन इसके एटम को अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस, ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का थोड़ा सा शिफ्ट होगा, इसके करीब जाएगा, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस। तो आप देख रहे हैं कि H2O में दो बैटरी ध्रुव बनेंगे, एक इधर और एक इधर। अब ध्यान रखिएगा, अब जो भी पानी का अणु होगा उसमें हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम होती है, दो अणुओं के बीच की दूरी। ये सब क्या बनेंगे आपके बैटरी द्विध्रुव। हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही आपका CH4 है, CH4 में कितने द्विध्रुव बनेंगे, ऐसे ही 4 बन जाएंगे बैटरी द्विध्रुव। देखो जो अणु है ये आपका एक अणु है, एक अणु ये है, अणु बैटरी द्विध्रुव बना सकते हैं, लेकिन केवल एक एटम, केवल एक परमाणु बैटरी द्विध्रुव नहीं बना सकता। क्यों, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा करें, ये सब थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो काम आएगा। अब जैसे एक अणु कैसे बनाता है बैटरी द्विध्रुव, मैंने आपको बताया। अगर केवल एक एटम है, जैसे कोई भी एटम, आपका सेंटर में क्या होगा, नाभिक, उस पर प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर केवल एक परमाणु है तो बीच का इलेक्ट्रॉन मान लो और भी है ऐसे, तो जो सेंटर में आपका तो नाभिक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बंद कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ भाई प्लस तो यहीं पर है, जो माइनस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसी के ऊपर आएगा। भाई कोई भी वृत्त है उसका सेंटर कहाँ है, जो वृत्त है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, सेंटर में आएगा। तो अगर केवल एटम है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो केंद्र रहेगा, केंद्र, वो जहां पे नाभिक का केंद्र रहेगा वहीं पे इलेक्ट्रॉनों का भी केंद्र रहेगा। तो दोनों एक तरह से दोनों केंद्र समान है, तो उनके बीच की दूरी कुछ बनी नहीं रही है, इसलिए केवल एटम बैटरी द्विध्रुव का रचना नहीं करेगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं, केवल एक परमाणु बैटरी द्विध्रुव
नहीं बनाते हैं। तो केवल एक परमाणु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर ऑफ मास यही आएगा और धन भी यही है, तो इससे कोई वैद्युत ध्रुव नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर इसी एटम को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या है? देखो ये तो पहली चीज थी। दूसरा है, यदि कोई परमाणु किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, कोई परमाणु किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा तो वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। कैसे? इसका देखिए। जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब दिमाग में जो मेरा पिछला लेक्चर था, दिमाग में रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र उधर है ना, तो वैद्युत क्षेत्र अपने से तो उत्पन्न नहीं होगा, कोई आवेश रहा होगा, किसी आवेश से ही तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानो? E। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश से ही तो उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, कैसे उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर ऋण की ओर। तो अब दिमाग में ये बच्चे रखेंगे कि इधर या तो धन होगा या तो इधर ऋण होगा, तभी धन से दूर ऋण की ओर। अब दिमाग में रखिएगा कि इधर धन आवेश है, कोई यहां पे धन है, उधर माइनस। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई एक एटम रखते हैं, तो ये इसी एटम को उठा के इसमें रख दिया, यहां पे रख देते हैं, यहां पे शो कर देते हैं। अब देखो, जैसे कोई एटम रख रहे हैं तो सेंटर में क्या होगा? एटम का नाभिक होगा, नाभिक के प्लस चार्ज रहेंगे। अच्छा, एक बात बताना भूल गया यहां पर, जैसे वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश सेम होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें अरे भाई ये प्लस माइनस के ये कंफ्यूज मत होगा कि इलेक्ट्रॉन पर तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 है, तो कैसे बनेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन के कारण वाला ये आवेश नहीं है, बल्कि क्या है? ये क्लोरीन हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ज्यादा आकर्षित करता है। तो अब जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने के कारण अब चूंकि माइनस क्लोरीन के समीप ज्यादा गया है तो वो उतना माइनस है। हाइड्रोजन से यहां से क्लोरीन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां पे क्या रहेगा? धन। ये आवेश सिंपल आवेश नहीं, बल्कि इस आवेश को क्या बोलते हैं? आंशिक आवेश बोलते हैं, आंशिक आवेश। ये क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन समझ लीजिएगा, बस वही जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने ओर खींचेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो ये माइनस, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो ये प्लस। ये अन्य इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब अच्छा, हाँ, हम बता ये रहे थे कि जितना, हाँ, तो यही से इलेक्ट्रॉन गया तो जितना यहाँ ऋण वही यहाँ पे धन, दोनों आवेश सेम है, बीच की दूरी कम होती है। इसमें भी क्या था? इसमें देखो, जो जितना धन उतना ही टोटल माइनस भी है, तो माइनस 10 बराबर है, लेकिन ये माइनस वाले का सेंटर ऑफ मास भी यही पर है। अच्छा, और जो धन है उसका भी सेंटर ऑफ मास यही है, तो डिस्टेंस 0 है, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएगा। लेकिन जब किसी एटम को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें तब क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में कि धन से दूर ऋण की ओर, वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में है, इधर कोई धन होगा या इधर कोई ऋण होगा। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में एटम को रख रहे, एटम धन नाभिक में हो गया, इलेक्ट्रॉन बंद कक्षा में चक्कर लगाया, ऐसे ऐसे। अब दिमाग लगाओ, अब ये क्या, ये पोजीशन रह सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? ये जो धन है, धन को ये धन तो प्रतिकर्षित करेगा, या ये ऋण क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लेकिन नाभिक का धन है, ये इधर डिस्टर्ब नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तो बंद कक्षा में परिक्रमण करते हैं ना,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धन इलेक्ट्रॉनों को, ये ऋण को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जबकि वैद्युत क्षेत्र के कारण हाई, या तो बोलो कि जो जितने कल मैंने अलग से लिया था, किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, लास्ट निकल दिया था लेक्चर में, किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करते हैं या बल कार्य करता है। अगर कोई धन आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में, अब देखो जैसे इसको बंद करो, वैद्युत क्षेत्र है, ये धन से दो ऋण की ओर है। अगर यहाँ पे कोई हम धन रखेंगे तो धन धन पर आकर्षित करेगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, मतलब क्या, धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर ऋण आवेश है तो धन ऋण को क्या करेगा, आकर्षित इधर, या ऋण को प्रतिकर्षित। तो अब ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, जो कल लास्ट हुआ था। तो इसमें जो आपका एटम है तो नाभिक तो अपने स्थान पे है, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, जैसा कल लास्ट वाली आर्टिकल हुआ था इलेक्ट्रिक में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे ही समझ लो, वैद्युत क्षेत्र उधर है तो इधर धन होगा, तो हर धनवा इसके कक्षा के इलेक्ट्रॉन का उपयोग क्या करेगा, खींचेगा। तो ऐसा नहीं कि एक कक्षा छोड़ के बाहर आ जाएंगे, ये जो पूरी कक्षा में घूम रहा था, ये सभी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज को आगे चल के हम एक और चैप्टर पढ़ाएंगे, कैपेसिटर, वहां बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट जाता है, या इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन अपनी टेंसाइल पोजीशन में है, तनिक अवस्था में, इस चीज को बोलते हैं कि ये अणु क्या हो गया, पोलराइज हो गया है, ध्रुवित हो गया है। ये आगे चल के आपको पढ़ना। अच्छा, तो जब वैद्युत क्षेत्र में रखे, अब तो ऐसा कैसे हो रहा है, जब किसी एटम को वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर पासा, इधर की कक्षा में रहेगा, जबकि धन अपनी स्थिति है। और आपको पता है कि जितना कुल ऋण आवेश उतना ही कुल धन आवेश, इनके बीच की दूरी, अरे भाई एक एटम की त्रिज्या बहुत कम में होगी ना, तो ये दूरी भी कम है, जितना धन उतना ही कुल ऋण, तो ये मिलके एक क्या बना दिए, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो अब क्या क्या मिला, कोई एक अणु अगर है, जैसे इनके सब एग्जाम्पल है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अकेला एक परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, ये भी दोनों का होता है। लेकिन अगर किसी अणु, किसी परमाणु को, किसी परमाणु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिए, तब चूंकि परमाणु में धन और ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉनों पर जो वैद्युत बल होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में टेंसाइल हो जाएंगे, तनिक अवस्था में हो जाएगा, या बोलो कि शिफ्ट हो जाएगा। अब जितना प्लस उतना ही माइनस, बीच की दूरी, मतलब यहाँ एटम की त्रिज्या हो गई, बहुत कम होता है, ये मिलकर क्या बनाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब हम लोग को नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ना है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालें। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे भाई, किसी आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, अब हमको पढ़ना है किसी वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। अब देखो, चाहे कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, चाहे कोई रिंग हो, कोई भी चीज हो, अरे भाई वैद्युत क्षेत्र तो आवेश से ही उत्पन्न होगा। अगर आपको निकालना है किसी वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होता है, तो माइनस है, तो प्लस। अब वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस धन क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इस ऋण क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की कैसी राशि है, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। जो फार्मूला आया था कल के आर्टिकल में, तीव्रता का फार्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला जुबान पर होना चाहिए आगे। ये किस केस में आता, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर E तीव्रता में
ये तीव्रता क्वेश्चन में दिया है और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q आवेश रखा है, तब इस पर जो बल लगेगा, बल का मान क्या होगा E Q के बराबर। अच्छा, अब दूसरी चीज है कि मान लो ये कोई आवेश है Q, यहां से R दूरी पर एक कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु ये आवेश है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। उस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश से R दूरी पर एक कोई बिंदु P है जहां पर तीव्रता, लॉजिक तो वही है, एकांक आवेश पर कार्य करने वाला वैल्यूकल का डेरिवेशन था, तो E का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो आवेश Q अपॉन यहां से इसकी दूरी का। अब जब हम लोगों को वैद्युत विध्रुव का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकालना, अच्छा ये तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा मानी जाती है। दोनों दिशा एक ही चीज होता है। तो वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, धन से दूर ऋण की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा भी धन से दूर ऋण की ओर। अब जैसे मान लो ये वैद्युत विध्रुव है, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, इसके कारण तीव्रता निकालना है, यहां पर निकालना है, तो इस धन के कारण यहां पर तीव्रता का परिमाण कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से। दिशा, इस धन आवेश का जब दिशा निकालना रहेगा तो धन आवेश से दूर, तो इस धन के कारण तीव्रता की जो दिशा रहेगी धन से दूर, मतलब इसको मिलाने वाली रेखा रहेगी इससे दूर, तो इसके कारण तीव्रता इवन मान लो इधर, अब तो इसके कारण तीव्रता इवन उधर हो गया। अब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, अब इसके कारण यहां पर तीव्रता निकालेंगे, ये ऋण आवेश के कारण, तो धन से तो दूर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र, और ऋण की ओर, इस ऋण आवेश से इधर हो जाए, ठीक। अब चूंकि वेक्टर है तो दोनों का सदिश योगफल निकालेंगे। यहां पर जो परिणामी तीव्रता होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो जैसे हम लोग वेक्टर से सब काम करते हैं ऐसे ही सारा काम करेंगे। अब जैसे एक पॉइंट है, एक बल इधर लगा है, एक बल इधर लगा है, सपोज कि 5 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर, तो परिणामी 3 न्यूटन इधर हो जाएगा। इसको वेक्टर के माध्यम से हम 11 का में वेक्टर डिटेल पढ़ाया सबको। तो जैसे सारा काम वेक्टर में करते हैं ऐसे सारा काम वेक्टर की सहायता से यहाँ पर किया जाएगा। जो स्टूडेंट वेक्टर में कंफ्यूजन या नहीं पढ़ा होगा, कुछ टाइम के बाद 11th का वेक्टर हम पढ़ा के लोड करेंगे, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पर था, अब जो ज्यादा रहेगा ज्यादा से कम बढ़ाएंगे, इधर आ जाएगा। ये तो इस स्थिति में हो गया। मान लो कि ये वैद्युत विध्रुव है, ऋण क्यू आवेश, अच्छा ये प्लस क्यू माइनस क्यू, जैसे इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एक को इसको अच्छी स्थिति बोलते हैं, अभी आएगा ऊपर इसको निरक्षी, जो लंबावत रेखा पर कोई बिंदु होगा उसको निरक्षी, ये इसका दोनों का डेरिवेशन कल होगा, थोड़ा सा इसको जनरली समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पर तीव्रता निकालना है तो धन आवेश, अब देखो तो हम बोले कि वैद्युत विध्रुव कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो पहले धन के कारण निकालो तीव्रता, फिर ऋण कारण निकालो, दोनों का सदिश योगफल। तो इस धन का तीव्रता यहाँ पर धन आवेश से दूर, तो इसको मिलाने वाली रेखा को सीधी आगे बढ़ाएंगे, तो इसके कारण तीव्रता बोलेंगे धन आवेश से दूर की तरफ। अब इसके कारण तीव्रता निकालो, ऋण आवेश का यहाँ पर तीव्रता क्या सूत्र होता है, ऋण की ओर, तो इसके कारण यहाँ पर तीव्रता ऋण की ओर इधर हो जाएगा। अब ये वेक्टर E1 है, ये वेक्टर E2 है, दोनों को वेक्टर के माध्यम से जैसे परिणामी रिजल्ट निकालते हैं ऐसे निकालेंगे। तो ये कल हम लोग इसका दोनों का ही डेरिवेशन करेंगे, इसको अच्छी स्थिति बोलते हैं, इसको विलक्षी। हाँ, लेकिन आपको वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालना आना चाहिए, बल्कि कल थोड़ा सा हम अब देखो, चाहे वैद्युत बल हो, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे संवेग हो, चाहे आघूर्ण हो, कुछ भी हो, सब एक वेक्टर है। एक वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का मेथड होता है,
जैसे एक पॉइंट कोई भी वेक्टर बल समय आगे कुछ भी हो, एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, सबका परिणामी निकालने का क्या मेथड है, वही जो बताए है। लेकिन फिर से हम कल इसको परिणामी बताएंगे। सबको क्या करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर सबका सारे हॉरिजॉन्टल का रिजल्ट निकालेंगे, फिर सारे वर्टिकल का रिजल्ट निकालेंगे, फिर समांतर चतुर्भुज के नियम से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नियम होता है ना, उससे निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा हम कल पढ़ाने वाले आर्टिकल की चर्चा किए हैं। अब कल हम पहले आपको कई वेक्टर का परिणामी थोड़ा सा बता के फिर आपको वैद्युत द्विध्रुवकार, वैद्युत क्षेत्र इस स्थिति में आप किसी भी पॉइंट पर निकालना है उसको भी बता देंगे। ठीक है, डायरेक्ट